So ladies and gentlemen, this evening, it's a great evening, it's a wonderful evening. आप सभी लोग अपना ध्यान दीजिए भारतीय शिक्षा मंडल से। आप इस स्लाइड को ठीक से देख पा रहे हैं? जी ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं तो विदेश में भी सबको ठीक से दिखाई दे रही होगी। आज ये विश्व युवा दिवस का जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे शुरू हुआ और रात के 9 बजे तक का है। 12 घंटे का नॉन स्टॉप प्रोग्राम है और यहाँ पर सुबह स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी के लिए, और उसके बाद बहुत सारे लोग विदेशों के आते रहे, जुड़ते रहे। और अभी हमने हायर एजुकेशन पे, स्कूल एजुकेशन के पास एक बहुत बड़ी डेलिब्रेशंस रखी। सारा प्रयास, पूरा विश्व आज पूरे भारत को इस चीज की बहुत सारी बधाई दे रहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएगी और भारत पुनः से विश्व गुरु के स्थान पर जाएगा। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हर स्कूल के बच्चे को, कॉलेज के बच्चे को, पॉलिटेक्निक के, ITI के, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, जल को कैसे बचाना है, ये जर्नी हमने कैसे शुरू करी, उसके ऊपर आपके साथ थोड़ा सा विचार करेंगे। आज माननीय श्री रतन लाल कटारिया जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन में हैं, उनका बहुत ही भव्य स्वागत है। आज जन्माष्टमी वाले दिन, कृष्ण जी के जन्मदिन वाले दिन, और जबकि विश्व युवा दिवस है उस दिन उनका बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मैडम आरुषि निशांत पंत जुड़ी हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये फाउंडर हैं स्पर्श गंगा की, और हमारी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज की शाम। सो सारे विश्व में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर देखिए हमने ये यात्रा 5 जून को शुरू करी, क्योंकि 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और हमने एक ही बात करी कि इस समय पूरा संसार लॉकडाउन में है और पूरे विश्व में बच्चे घर पर हैं, तो बच्चों को सिखाइए, जब तक बच्चे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जब तक खुलेंगे, वापस जाएंगे, वो बच्चे कम से कम एक एक बूंद पानी की बचा सकें और घर में सीखें कि बाथरूम में, किचन में, किसी भी जगह प्रांगण में पानी को कैसे बचाना है, घर में जल की व्यवस्था को कैसे करना है। और उसके बाद जब स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो बच्चे वहां पर इस सब चीज को लेकर चलेंगे। आज हम बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं रतन लाल कटारिया जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। I would speak sometime in English also in between so that people world over, they are very comfortable. We have got Honorable Minister of State, Ministry of Jal Shakti. This is for the water power and the water reservation and water resources. Department of Water Resources, River Development and Ganga Regeneration. So ladies and gentlemen, a very hearty welcome to Honorable Minister Sahab and Arushi. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. और जो हमारे साथ आरुषि बिटिया जुड़ी हैं, आरुषि निशांत पंत, ये एक अपने आप में अलग से पर्सनालिटी है। शी इज कैरिंग मल्टीपल स्किल्स, accomplished person, lot of capabilities, lot of proficiency, lot of elegance। जब मैं इनसे भारत में मिला था और मैं विदेश से आया था, तो मुझे मिलने के बाद ये लगा कि ये अपने काम में इतने कमिटेड हैं। तो उसी दिन हमने ये डिसाइड किया कि हमारा चेंबर इनको पूरी तरह से, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, पूरा प्रयास करेगा कि इनके अच्छे काम में हमारा योगदान कैसे हो सकता है। ये कथक की डांसर भी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा संगीत सीखा है। क्योंकि समय की कमी है तो मैं इसलिए पूरी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, इस सारी स्लाइड को आप लोग देख सकते हैं। और 2019 में आरुषि निशांत ने ये फोर्ब्स की मिडिल ईस्ट की जो किताब है उसमें पावर गर्ल डिक्लेयर की गई। And she has got a great contribution to social work and women empowerment. And if you see, ladies and gentlemen, she is working towards basically water conservation, water saving, Ganga cleaning and other projects. A lot of things she is doing. So we extend her also a great and a very warm welcome. And all the people from world over, those are interested to do something in Ganga, you can get in touch with her. You can share your ideas and vision with her, and we can take on our journey further from there. Now, ladies and gentlemen, from world over, those have joined because time shortage is also there. AP Sharma ji has also joined us from Doha. Hearty welcome to you. Great welcome to you. आरुषि जी, आपका भी भव्य स्वागत है। आज की शाम आप आ जाए,
आपका बहुत बहुत हमारे इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ से और सभी एनआरआईज की तरफ से आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एंड माननीय मंत्री जी को मैं वापस लेके आता हूं, क्योंकि टेक्निकल में जब वर्ल्ड ओवर से तकरीबन 17-18 हजार लोग जुड़े होते हैं तो थोड़ा सा आपको टेक्निकली भी बहुत सारी चीजों का। अजय जी, माननीय मंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सो माननीय मंत्री जी, जल संरक्षण का 5 जून से हमारा चेंबर पूरा काम कर रहा है और आज विदेशों से हर जगह से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। आपके पास समय की कमी है, इसलिए मैं सारे बच्चों को तो अपने साथ नहीं ले पाऊंगा। क्या कुछ बच्चों को आप 1-1 मिनट का समय दे पाएंगे जो विदेशों से जुड़े हैं? तो 5-10 बच्चे कुछ अपने विचार आपके साथ 1-1 मिनट के लिए कर सकते हैं? Why not? Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. So, in the audience, wherever we have got from Middle East, Aisha Islam ma'am, if you are there, unmute your mic. Aisha Islam ma'am, if you are there, you can unmute your mic, child. Okay. Alam Mohammed Intikaf. Amal Mohammed Intikaf. Are you there in the audience? Yes, sir. Okay. Good evening, child. How are you, beta? I'm doing great. How are you? Good. God bless you. And hearty welcome to you on behalf of India. Today is a very important day. It's a World Youth Day. We give you 1 minute if you would like to share your vision with us on water saving. Actually, I have prepared something related to girl empowerment. Girl empowerment. Okay. Okay. You can tell on women empowerment. That is also very important for us. Would you like for me to speak right now? Yeah. Sure. Please go ahead. Okay. Greetings to everyone present here. I am Amal Intikaf, a Sri Lankan citizen studying in Birla Public School, Doha, Qatar. I'm really grateful to be chosen to give a speech on girl empowerment on the occasion of International Youth Day. Empowerment includes the action of lifting the status of girls and women through education, raising awareness, literacy, and training. Girls has long been discriminated against by the society and made to believe that they are inferior or less important than boys. Studies conducted by the United Nations on different traditional practices have found that boy child is still viewed to be better or more capable than a girl child in many countries. Harmful traditional values and beliefs like son preference, forced marriages, and FGM still affect girls around the world and have dealt an enormous blow to their self-esteem and ability to succeed. Okay, you got to conclude. You got to conclude with what is your vision? What do you want to tell child? My vision is that every girl should be given right to education. They should be treated every girl equally. should be given right to education. God bless you. Women empowerment. I love my daughter more than my son. Let me tell you that. And Arushi ma'am, they are 3 sisters and they have done wonders. They have brought proud to the whole family and to the whole community and to the whole world and everybody. So there is no difference between girl and boys now. And you have got a great future for yourself, child, from Sri Lanka, studying in Middle East. Great evening to you. Thank you very much for joining. Thank you. Do we have Pansi Devi, Hum Pom Meom Pansi Devi? Do we have Hum Bon Giam Pansi Devi? If you can hear me, yeah, you can unmute your mic, child. Good evening. How are you? I'm fine. How about you, sir? It is a hearty welcome to you from Honorable Minister for Water Resources in India
and the lady who is working for water conservation on their behalf, we extend you a very hearty welcome this evening. Child, what would you like to say in 1 minute? Whatever you want to say, your voice we want to hear. So I want to say about the water management. Water management is the activity of planning, developing, distributing, and optimum use of water resources and define water policy and regulation. I want to say about the multi-purpose with the rivers and about the rainwater harvesting, water practicing in India. And I want to say about a few benefits about the multi-purpose project. It helps in electricity generation, water supply for domestic and industrial users. It also controls flood, recreation, inland navigation, and fish food. And I want to say about the rainwater harvesting. It is economical, environment, and social useful. In India, Okay, understood. Thank you, child. Water conservation should be the part of education. The new education policy which is coming in India, you will have, and you mentioned about water harvesting also. That part would also be taken care of. Thank you very much for joining. Do we have Sirdhe Haobam? Sirdhe Haobam, are you there? Sirdhe, Sirdhe Haobam. Are you there? Sirdhe Haobam. Okay, next. Soibom Chenia Moiraja. Roshina Khaidam. Roshina Khaidam. Good evening, sir. Good evening, child. How are you, mera beta? I'm doing fine, sir. Honorable Minister for Water Resources of India and the lady who is working day and night on water conservation in India, they are here with us. And what would you like to tell Roshina Khaidam? I would like to tell about the water conservation, sir. Okay. So, in our present world, a large number of water scarcity problems are increasing day by day. So, we need to create water conservation strategies like the rainwater harvesting, then the using of underground water, and storing water in the farm ponds. Even during this lockdown, we used to drinking water from the shops in the mineral water, but during this lockdown, as we are prohibited to go out of the house, we use the rainwater that we conserve. So conservation of water is very important, and it should be included in the education policy that India is developing recently. Wow. Roshima, you are such a small child and you speak so good, so well. God bless you, my grandchild. I'm so Thank you, happy. sir. Wherever you are, God should always bless you and bring wonders to the world, beta. Good morning to one and all present here. I'm Lavanya Pillai from India, and I'm currently a student at Birla Public School in Qatar. Firstly, I would like to thank my school and the International Chamber of Service Industry to grant me the opportunity to speak on this occasion. So, women right empowerment to me is being confident and being vocal enough to claim my rights. It's not necessary that empowerment is limited to an individual woman being strong. It's about inspiring and empowering women all around us, and it's also about the realization of one's worth and recognizing the inner strength in us. Women have established themselves in all fields of life and have also proved their critics wrong. So, what I'm trying to say is that today's women have proved the world that she can take her own decisions and pave her own path to achieve her goal. The society is gradually able to understand the principle of women empowerment and the role that women play in everyday lives. Yet, there are areas where more focus has to be given to women. Wonderful, wonderful. As far as my country is concerned, the Indian government has introduced numerous constitutional and legal protections to eradicate unethical practices and discrimination against women. I believe being a feminist is not necessarily women empowerment, but it is about being rationally aware of one's rights. Today, our society needs more people who can respect and protect women's rights. Nevertheless, the ongoing effort of everyone, including women,
have changed the perspective of those who believe in gender inequality. I conclude my speech with immense gratitude and wish for everyone's health and happiness during this pandemic, and hope we all work together to achieve global peace and tranquility. Thank you. God bless you, child. I'll take only two more people because then Mantriji have got less time. And then I have to request him to speak. And before that, I have to request Arushiji to say a few words. Ashita Ree, are you there? Ashita Ree, are you there? Okay. Fatma Dilshad, are you there? Yes, sir, I'm there. Yeah, good evening, Fatma. Good evening, sir. थोड़ा सा louder बोलना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा. Good evening, sir. Yes, good evening. How are you, child? I'm fine. How are you? Yeah, Fatima, what would you like to tell the whole world today on the World Youth Day? I'll be speaking on the topic youth girl empowerment. Oh, youth girl empowerment. Okay, go ahead. Good evening, everyone. I am Fatma Dilshad from Bangladesh, studying in Birla Public School, Qatar. I would like to express... You are from Bangladesh and you are studying in Doha. Okay, go ahead. I would like to express my gratitude for the opportunity to speak today on a very important topic, youth girl empowerment. Let me begin by stating why is this so important now more than ever before. In an increasing global population, we, the youths, are now 1.8 billion strong, with the potential to bring miraculous changes to the world if allowed to study and work together as one unit beyond societal boundaries and fixed gender roles. Every citizen in a country should understand the importance of equal contribution to shape the future of the country. In Asian countries, often girls are disproportionately affected by discrimination in education and work sectors. Most often, they're not even allowed to make decisions about their own life, and some are even forbidden to step out of their house. In other perspective, half of the population cannot contribute to their country's socio-economic development. A great resource goes untapped. A potential to take humanity to a new height goes undiscovered. To elaborate on how efficiently a woman can lead, let's take an example from current affairs. While the whole world is still struggling with coronavirus, New Zealand marked its 100 days of no community coronavirus transmission. Yes, you guessed it right. It's a country led by a woman. If you instill the right values in a person while they're still young, they grow up into a strong, responsible person. While it is important to educate youth girls about their own values, it is equally important, to educate youth boys about the significance of gender equality for a brighter future of the world. Thus, I would like to conclude that as citizens of the world, it is our responsibility to change our mindset and support women empowerment. As youth girls of society, it is our responsibility to become independent and present our ability in all aspects of life. And only then, the world will be a better place. Thank you. Thank you. It's your own abilities. Yes. God bless you. Thank you, my child. So all the children world over, our best wishes to you today. As there is a paucity of time, I would request Madam Arushi Nishant Pant, the co-founder and the chairperson of Sparsh Ganga campaign, who is doing a wonderful job to say a few words on this occasion to all the youth and world over, our entire global fraternity of non-resident Indians, their families, and some locals also have joined. Those are the natives of those countries, this particular program, they would like to understand. And thereafter, we would request the Honorable Minister to deliver the Chief Guest Address. She is our special guest of honor. And ladies and gentlemen, she is a Kathak dancer also, wonderful dancer, and a lot of work. And she is producing movies also, writing books also. Oh my God, leave some work for some others also. Okay, go ahead, ma'am. Thank you so much. It's fine? Yes, please. I'm so sorry for wasting the time because time is the essence. And thank you so much everyone who are sitting here. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना beautiful session यहाँ पर organize करने के लिए and calling me here. And I can see there are very beautiful girls, very intelligent girls around in this session. And I'm very, very glad. I don't know how should I start talking about either on the water conservation, environment, or women empowerment. So here I pick something in common. And my dear girls and all the ladies and gentlemen presented here,
I am Arushi Nishank, and I always introduce myself saying that I come from the state jahan par women has proved themselves. The first example of women empowerment, where they saved all the trees from the tree cutters, they hugged them, and they have given a Chipko movement to the whole world. So from that state I come, and that is how I can understand the importance of women empowerment, the woman power, and the power of our nature, what we really striving hard to save and connect all the youth to save the environment. And in this process, I would like to thank to Namami Gange and Jal Shakti Mantralaya a lot. And Kataria ji himself is doing a lot of great work to promote our Adarni Narendra Modi ji mission and vision. He is a person we feel very blessed, who has vision for Ganga, who has vision for Nari, for women. He has vision to introduce new education policies where we can see a beautiful amalgamation of all those policies in terms of environment, in terms of a woman, but what we just talking and discussing today here. And girls, today we are certainly talking about the youth role and why youth becomes so important. हमारे जो भारत के लोग हैं यहाँ पर बैठे, उन्हें पता है कि हमारे जो हनुमान जी थे, हनुमान जी को जब बोला गया कि उन्हें समुद्र पार करके सीता मैया जी को बचा के लेके आना है, तो उन्हें तब तक अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, और इसीलिए वहां पर उनकी काउंसलिंग की गई थी, और उस काउंसलिंग में उन्हें बताया गया था कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो उड़कर समुद्र पार करके भी जा सकते हैं. So my dear all people, all the youth, all the young people in mind here, we really need to have this counseling is required. We really need to give a small wake-up call. You know, all of you know that what we have to do. And basically, we just talking about the water crisis. And yes, we know that in this whole world, almost 11% of the world's population, which comes around 719 million people, yet don't have access to clean drinking water. If I talk about India, we are just fighting for the groundwater in Chennai, in Bangalore, and situation was keep going worse. All of a sudden, this Corona time comes, and our focus has changed a little bit because we have stopped thinking about the water crisis. But I'm very, very glad to share with you Sparsh Ganga, which is working from 2008. It started in 2008 with all the great inspiration of my father, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, and we tried to carry it forward. Up till now, we have more than 5 lakh people from all over the world associated with us, and we do have a clean Ganga, Yamuna, and many other tributaries cleaning drive each Sunday we do organize. Why I'm discussing it here? Because not only working on the clean rivers, we are yet focused for the water conservation. How we did that? Question comes in this Corona time, how can we think about just to be safe from a virus and yet talking about saving water? Here we introduce a khadi. In India, we have a cloth called khadi, which we believe is not only a cloth, but it's an ideology. And my dear student, very few people know about it, where a 1 meter fabric takes 55 liter of water in making. Khadi only takes 3 liter of water in the process of making it. So while we are talking about the mask, we really need to focus about the khadi mask, because that is how we are saving water. We all the time talking about we have to save our resources because resources are limited in nature. So that is how we are wearing the khadi mask. We keep washing it and reusing it. We need to think about the circular economy also. So our Sparsh Ganga team has made more than 5 lakhs of khadi masks, which has been distributed to doctors, to the army people, to the police, and lot many other setups also. So this is the way I can see that in this difficult time, Sparsh Ganga yet come up with a solution that how we can yet talk about the environment safety,
to save water and still, being determined to save our environment. And from this panel, because I don't want to take more time, I'm very excited to listen Adarni Kataria ji also. So from here, I have announcement or invitation to all the people who want to join us. There are Sparsh Ganga Abhiyan page available on Twitter and all the social media. You can join us anytime. We are working day and night. Our whole team is working day and night. And for especially girls, just remember, you know your power, because we have been raised saying that behind every successful man, there is a woman. When a woman can be behind every successful man, society, and even the country, we just have got a very beautiful example from New Zealand. And even in India, there is a good percentage of women in parliament too. So yes, we can do anything. So just remember that we have a lot of power. We just know we need to realize it. And thank you so much. With this note, I would like to make it over to you, Dr. Gulshan Sharma ji. And thank you so much once again. Thank you. God bless you, Beta. God bless you. You're doing a wonderful job. And our chamber will keep supporting you from the world over, whatever we can do. Thank you. And now the next destination is ASEAN, what we are working on, because our immediate past president is in United States. Present president is in Thailand. Next president is going to be from Malaysia. And India is opening again a new chapter for the free trade agreement with ASEAN. So a lot of deliberations are coming. So thank you very much for joining us this evening, and we wish you all the best for your future ventures. With these words, ladies and gentlemen, may I request the Honorable Minister of State, Ministry of Jal Shakti for India, Ratan Lal Kataria ji. He is our chief guest this evening. We request him to address us and to share his vision on the World Youth Day, to share his vision with all of us. Shri Ratan Lal Kataria ji. आदरणीय गुलशन शर्मा जी, आदरणीय अरुषि निशंक पंत जी, आदरणीय दयानिधि जी, आदरणीय डॉक्टर भूषण जी, मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि आज विश्व युवा दिवस पर जल संरक्षण को लेकर ये कार्यशाला हो रही है। जैसा कि हम सब भारत के बारे में जानते हैं कि भारत में विश्व की 16% जनसंख्या रहती है, लेकिन पानी में हमारा हिस्सा केवल 4% के बराबर है। इसीलिए ये कहा जाता है क्राइसिस है, वो देश की महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उनमें से एक है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। पिछले वर्ष ही सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को उन्होंने विज्ञान भवन में 6000 करोड़ रुपए की लागत से वाटर कंजर्वेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना चलाई, और देश के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं उन मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को लेकर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को लेकर सारे भारत का व्यापक भ्रमण करके इस चीज को पता लगाया कि भारत में कितने जिले
वाटर क्राइसिस से पीड़ित हैं, कितने ब्लॉक जो है वो वाटर क्राइसिस से पीड़ित हैं, और इन टीमों ने आकर रिपोर्ट दी और उसके ऊपर हमने काम भारतवर्ष के अंदर शुरू किया गया है। अभी पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो 19.5% घर हैं, हाउस होल्ड हैं, हम इन सब को नल से जल देंगे। अभी तक हमारे देश के अंदर कोई 3.8 करोड़ लोगों के घर में ही जो है वो नल से जल की व्यवस्था थी, और 3.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर कार्य शुरू हो गया है। हम सारे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करके वाटर कंजर्वेशन को लेकर सारे स्कूलों में भी ये निर्देश दे रहे हैं कि स्कूलों के जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर वर्षा के पानी को बचाया जाए। और हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने अपने लॉज बनाकर ये व्यवस्था की है कि जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए हम जो है व्यवस्था रखेंगे। इस प्रकार से बहुत ही युद्ध स्तर के ऊपर हमारे देश के अंदर काम चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कुछ बच्चों ने आज इस विश्व युवा दिवस को लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात रखी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश में आकर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ऐलान किया, जो आज रंग ला रहा है। और सशक्तिकरण होना चाहिए। यही कारण है कि भारत को गौरव जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला रही हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री भी महिला रही हैं, हमारे देश की विदेश मंत्री भी महिला रही हैं, और वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है। और हम खुद इस विषय को लेकर संघर्ष करते रहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर भी वुमेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे देश में जहां पर महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी, वहीं पर रक्षा क्षेत्र के अंदर भी भारत सरकार ने महिलाओं का स्थान दिया है। और 3 महिलाएं हमारे जो वायुसेना है उसमें लड़ाकू फाइटर की जगह जो है उनको नियुक्त किया गया है। और आगे के लिए भी वुमेन्स को हम एम्पावरमेंट के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि जो हमने टारगेट निश्चित किया है कि 2024 तक हम हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी, केवल स्वच्छ ही नहीं बल्कि गुणवत्ता के ऊपर आधारित पानी प्रोवाइड करेंगे। जिस प्रकार से हमारे ऋषि जी ने हमें बताया कि किस तरह से वो नमामि गंगे को लेकर काम कर रही हैं, और हमने 28,000 रुपया खर्च करके गंगा को शुद्ध बनाने का कार्य है। और उस दिशा में हमारे गंगा प्रहरी भी कर रहे हैं। अंत में मैं ये मंच के माध्यम से उठाए गए हैं, हम उन मुद्दों के प्रति बहुत सजग हैं। जो भी मुद्दे हमारे समक्ष आएंगे हम उन पर दिन रात काम करके एक बेहतरीन ढंग से जल संरक्षण करने का काम करेंगे। ये
हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा मिशन है। हम आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज वैसे भी भारतवर्ष के अंदर तो जन्माष्टमी का त्योहार है, उसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी, आपके इन वचनों का और आपके इस संदेश का। It has gone world over and everybody will work on that direction. You would be very happy to know माननीय मंत्री जी कि आरुषि जी की एक बहन फौज में भी हैं और वो इस समय या तो कैप्टन होंगी या मेजर होंगी, जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं भी फौज में रहा। ये एक फौज का भी, जैसे आपने एयरफोर्स का जिक्र किया, वो आर्मी में है शायद, मेडिकल कोर में। और आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बातचीत की, उस पर भी आरुषि जी काफी काम कर रही हैं और हमारा चेंबर काफी क्लोजली उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और उनके साथ सहयोग करेगा हर चीज में। अब मैं चाहूंगा कि दयानिधि जी, आप स्वाभाविक तौर से और फॉर्मल वे से माननीय मंत्री जी का और आरुषि का धन्यवाद करें कि ये लोग आज शाम को समय निकाल के हमारे पास आए और इन्होंने अपने विचार सारे विश्व के साथ शेयर किए और एक मार्गदर्शन किया। माननीय दयानिधि जी। जी, धन्योष्मी गुलशन जी। आप पहचाने नहीं जा रहे हैं जी। धन्योष्मी गुलशन जी, आज हम सबके बीच में अपना चिंतन और सार्थक पाथेय और विचार प्रस्तुत करने के लिए पधारे हम सबके श्रद्धेय माननीय मंत्री जी और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय रतन लाल जी और हमारी बड़ी बहन जो मातृशक्ति के सशक्त अक्षर का प्रतीक हैं, ऐसे बहन आरुषि निशंक जी, और हम सबके बीच में यशस्वी और मन से युवा भ्राता डॉक्टर गुलशन शर्मा जी। आप इस सार्थक प्रयास के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं बड़े ध्यान से इस सारे विषय को सुन रहा था। माननीय मंत्री जी ने जो हम सबको आज चिंतन प्रस्तुत किया है कि 4% में ही हिस्से में ही हम अपना निर्वाह करते हैं, और उन्होंने जो एक सकारात्मक चिंतन हम सबके साथ प्रस्तुत किया है कि चाहे वो निजी स्वामित्व हो या सरकारी स्वामित्व का भवन हो, हमें वाटर हार्वेस्टिंग को जरूर अपनाना चाहिए। मुझे लगता है आज के दिवस का सार्थक चिंतन है और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जल संरक्षण का विषय आज विश्व युवा दिवस के दिन आपने चयनित किया और विश्व भर के युवा हमारे संवाद किए, उनके मन में इस विषय को उन्होंने आत्मसात करने का प्रयास किया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री की उपस्थिति है कि जल संरक्षण तो हमारी दिनचर्या में रहा है। जन्म के समय से हमारे यहाँ कुआं पूजन की परंपरा है। मैं चूंकि पंजाब में हूँ इस समय, तो हमारा सिख धर्म कहता है कि पवन को पानी पिता, तो जल को हमने आराध्य माना है। आचमन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, यह हमारी दिनचर्या का विषय है। तो हम चूंकि सब कुछ चिंतन प्राप्त कर चुके हैं माननीय मंत्री जी से और आरुषि बहन जी से, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरुषि बहन जी को भी कि जिन्होंने वर्ष 2008 से यह सक्रिय प्रयास शुरू आरंभ किया है और उसका नाम इतना अच्छा है इस वर्ष गंगा। मुझे लगता है कि यह हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रख्यात साहित्यकार उनके संस्कारों का परिणाम है कि जिस साहित्यिक वातावरण में बहन का पालन पोषण हुआ, वह साहित्यिक अभिरुचि और उसका साहित्यिक निरूपण दिखता है हमें भी, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो संरक्षण है वो श्रद्धा का विषय है। तो जब तक हम भाव को स्पर्श नहीं करेंगे, तो वह चाहे जल हो या अन्य भी कोई हो, उसके संरक्षण के लिए हम प्रयास नहीं कर सकेंगे। तो हमारे यह वनवासी गिरिवासी बंधुओं की सदैव परंपरा रही है, जिसको हम आगे बढ़ाने का आज के शुभ दिन में हम सब संकल्प लें, ताकि हम समुद्र और ममत्व और बंधुत्व के संदेश को आगे ले जा सकें। और इन्हीं आभार प्रदर्शन के साथ विश्व भर से जुड़े हुए जो मेरे युवा भ्राता हैं और माननीय मंत्री जी बहन आरुषि जी को बहुत बहुत मैं आभार ज्ञापित करता हूं और बहुत ही सहज आग्रह में माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से मुझे मान करके जिस तरह से उन्होंने समय दिया है, इसके लिए मैं विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि अब वो दिवस आ चुका है जब पूरा विश्व समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है। अब जल संरक्षण के लिए हमें अपने परंपराओं को जानने की आवश्यकता है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं भारत के विभिन्न पारंपरिक क्षेत्रों में, आंचलिक क्षेत्रों में रही है।
चाहे वो झालरा हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे टोबा हो, चाहे टाका हो, चाहे खड़ी हो। ऐसे बहुत सारी हमारे यहाँ वैज्ञानिक पद्धति रही है जिसके वजह से हम जल संरक्षण करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के शुभ दिन में एक शुभ संकल्प यह भी लेना चाहिए जन्माष्टमी के दिन कि हम आरुषि बहन जी से भी आग्रह करेंगे और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे माननीय मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना पाठ्य इस विषय पर प्रदान करें कि ICSI आज एक संकल्प ले कि किसी न किसी एक सेक्टर को या किसी न किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र को या गांव को एक जल संरक्षण का मॉडल के रूप में डेवलप करने का आज के दिन में शुभ संकल्प ले। और मैं सहज आग्रह माननीय मंत्री जी के भी समझ प्रस्तुत करता हूं कि उनका मार्गदर्शन हम सबको इस दिशा में मिले और बहन आरुषि का सक्रिय साथ हम सबके साथ तो है ही, तो निश्चित तौर पर यह भी शुभ संकल्प पूरा होगा। और आज भारत के सामने एक गवाक्ष खुला है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है विश्व के सामने और समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देख रहा है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब संरक्षण की हम बात करेंगे तो विश्व इजराइल की ओर नहीं भारत की ओर देखेगा। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके मनमानस में जीव जगत जगदीश के संरक्षण की कल्याण भावना बनी रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद दयानिधि जी, भारतीय शिक्षा मंडल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मंत्री जी का भी और आरुषि जी का भी। और क्योंकि आप दयानिधि जी पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं और चंडीगढ़ सेंटर में हैं, तो चंडीगढ़ के आप बहुत नजदीक हैं, क्यों ना हम चंडीगढ़ के आसपास अंबाला के क्षेत्र में कुछ ऐसा प्लान करें और वर्कआउट करें। हमारा चेंबर इंटरनेशनल जितने लोग हैं और आरुषि जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी काम कर रही हैं, साथ ही हम किसी स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी जगह को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसी को पूरे इंडिया के लिए एक रोल मॉडल बना सकते हैं और फिर वहां से उसको विश्व में लेके जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी से हम सलाह करके अंबाला के पास में किसी स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी जगह को अडॉप्ट कर सकते हैं और वहां से इस सब चीज को शुरू कर सकते हैं और सारी चीज का आगे प्लान कर सकते हैं। आपका मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरुषि आइए, आपका स्वागत है अंबाला में। मेरा ही लोकसभा क्षेत्र है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत